मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैविक विधियाँ, अभियांत्रिक विधियाँ। जैविक विधियों के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। समोच्च जुताई, पट्टीदार खेती, वायु अवरोधक तथा शेल्टर बेल्ट। समोच्च जुताई, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य जैसे बुआई, जुताई, खरपतवार नियंत्रण इत्यादि समोच्च रेखा पर किए जाते हैं। अर्थात इन कार्यों को दिशा खेत के ढाल के समानांतर न होकर लंबवत होती है, जिससे भूक्षरण में कमी आती है। इसके अंतर्गत क्यारियां बनाकर वर्षा जल प्रवाह को कम करके भूक्षरण को रोका जा सकता है। पट्टीदार खेती, यह पद्धति भूमि की उर्वरता को बढ़ाने तथा भूक्षरण को रोकने हेतु प्रयोग में लाई जाती है। इसके अंतर्गत खेत में मेढ़ों पर भूक्षरण अवरोधक झाड़ियाँ लगाई जाती हैं, जिससे कि भूक्षरण को कम किया जा सके। वायु अवरोधक एवं शेल्टर बेल्ट, इस प्रक्रिया के अंतर्गत वायु अपरदन को कम करने के लिए वनस्पतियों को पट्टियों के रूप में लाया जाता है, जिससे वायु की गति को धीमा करके वायु अपरदन को कम किया जा सके। वनस्पतियों के द्वारा निर्मित ऐसी पट्टियाँ यांत्रिक रूप से वायु अवरोधक उत्पन्न कर वायु अपरदन की दर को कम कर देती हैं। मृदा अपरदन को रोककर मृदा संरक्षण सुनिश्चित करने से संबंधित अभियांत्रिकी उपाय। मृदा सतह पर जल संरक्षण करने योग्य अभियांत्रिकी संरचनाओं का निर्माण मृदा अपरदन को रोकने का प्रभावी विकल्प है, जो अतिरिक्त वर्षा जल निकासी में भी सक्षम होता है। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। समोच्च बंध, खेत के ढाल के लंबवत बनाए जाते हैं, जो खेत में नमी संरक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते ही हैं, बल्कि उसके साथ मृदा अपरदन की संभावना को भी कम करते हैं। बृहद आधार वाली वेदिकाएं, सामान्यतः कम ढाल वाले खेतों में नमी का संरक्षण करने के उद्देश्य से इन वृहद आधार वाली वेदिकाओं का निर्माण किया जाता है, जो नमी संरक्षण के उद्देश्य से बनाई जाती है। ये वर्षा जल के अप्रवाह को कम करते हुए भूक्षरण की दर को कम करते हैं। बृहद आकार वाली वेदिकाओं के ऊपर तो फसलों को भी उगाया जा सकता है। सीढ़ीनुमा वेदिकाएं, सीढ़ीनुमा वेदिकाएं पर्वतीय क्षेत्रों में यह अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में निर्मित की जाती हैं। इस प्रकार की वेदिकाओं का उद्देश्य मृदा अपरदन की संभावना को न्यूनतम बनाना है, इसलिए इन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में निर्मित किया जाता है। मृदा एवं जल संरक्षण के संयुक्त प्रयासों से न केवल मृदा अपरदन की संभावनाओं को कम किया जा सकता है, बल्कि मृदा की गुणवत्ता तथा इसकी उर्वरक स्थिति को एक सतत आधार भी प्रदान किया जा सकता है। आर्थिक भूगोल, आर्थिक क्रियाओं को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं में कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्यन, खाद्य संग्रह एवं आखेट इत्यादि। खाद्य संग्रह एवं आखेट, यह सर्वाधिक प्राचीन आर्थिक क्रियाकलाप है। वर्तमान में कुछ जनजातियों द्वारा इसे किया जाता है, जैसे विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पिग्मी, सेमांग, सकाई और मसाई जनजातियां आखेट एवं खाद्य संग्रह का कार्य करती हैं। टुंड्रा क्षेत्रों में एस्किमो, मरुस्थलीय क्षेत्रों में बुशमैन एवं होयिटाट, मानसून जलवायु क्षेत्र, बिरहोर उड़ीसा, कादर केरल, गारो, खासी, जयंतिया और टोडा नागा इत्यादि। मत्स्यन, पूरे विश्व में मत्स्यन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत, चीन, रूस, जापान। उत्तरी पूर्वी प्रशांत, यूएसए और कनाडा। उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक,
यूएसए और कनाडा। उत्तरी पूर्वी अटलांटिक, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी इत्यादि। मत्स्यन के लिए स्थलीय एवं तटीय स्थलाकृतियों का प्रभाव अनुकूल होने के कारण मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में संभावना बढ़ जाती है। मग्न तट में पाए जाने वाले बैंक तथा मग्न तट का मध्य अक्षांशीय और शीतोष्ण प्रदेशों में विकास अधिक हुआ है। शीतोष्ण एवं मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में जलधाराओं का सम्मिलन क्षेत्र होने के कारण इन क्षेत्रों में मत्स्यन के लिए अधिक अनुकूल स्थिति पाई जाती है। शीतोष्ण प्रदेश चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट तथा अनेक बैंक की उपस्थिति पाई जाती है। गर्म एवं ठंडी जलधाराओं का मिलन क्षेत्र होने के कारण अनुकूलता बढ़ जाती है। पूंजी और तकनीक तथा आधारभूत संरचना की उपलब्धता अधिक बेहतर है। उच्च प्रति व्यक्ति आय के कारण उच्च मांग की स्थिति पाई जाती है। शीतोष्ण प्रदेशों में अनुकूल जलवायु की स्थिति पाई जाती है। उच्च गुणवत्ता वाली मछलियाँ शीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेश संकरा, मग्न तट एवं बैंक की अनुपस्थिति पाई जाती है। गर्म सागरीय जलधाराओं का प्रभाव पाया जाता है, जिसकी वजह से अनुकूलता में कमी आ जाती है। सामान्यतः इनका अभाव पाया जाता है। निम्न प्रति व्यक्ति आय के कारण निम्न मांग की स्थिति पाई जाती है। उष्ण एवं आर्द्र जलवायु का प्रभाव पाया जाता है। निम्न गुणवत्ता वाली मछलियाँ पाई जाती हैं। वानिकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र विषुवत-रेखीय प्रदेश टेम्परेचर अधिक होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, पाए जाने वाले वृक्षों की लकड़ी कठोर होती है। शीतोष्ण क्षेत्र टेम्परेचर कम होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। इस प्रदेश से संबंधित वृक्ष प्रजातियां मुलायम लकड़ी से युक्त होती हैं। आर्थिक महत्व कम हो जाता है, आर्थिक महत्व बढ़ जाता है। पारिस्थितिक महत्व अधिक हो जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनों का ह्रास हो रहा है। इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी इन क्षेत्रों में बढ़ती मानव जनसंख्या है। जनसंख्या का उच्च स्तर होने के कारण यहाँ खाद्यान्न उत्पादन हेतु कृषि भूमि के विस्तार के कारण वन अपरोपण की स्थिति निर्मित होती है, जिसकी वजह से वन ह्रास की स्थिति पाई जाती है। आर्थिक महत्व बढ़ जाता है। वन्य क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में वन प्लस की स्थिति नहीं पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वन क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है। शीतोष्ण प्रदेश वृक्षों की सीमित प्रजातियां पाई जाती हैं। वनों की एकरूपता के कारण इनकी प्राप्तियां और उपयोग आसान होता है। मुलायम लकड़ी के कारण इनका औद्योगिक अनुप्रयोग अधिक उपयुक्त होता है, जैसे पेपर और पल्प निर्माण इत्यादि का यहाँ अत्यधिक विकास हुआ है। इन प्रदेशों में सस्ते जल परिवहन की सुविधा पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश वृक्षों की विविधता युक्त प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसके कारण इनकी प्राप्तियां और उपयोग आसान नहीं होता है। यहाँ वृक्षों की चयनित कटाई करनी पड़ती है। कठोर लकड़ी के कारण इनकी औद्योगिक उपयुक्तता नहीं पाई जाती है। इन प्रदेशों में जल परिवहन का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। इन क्षेत्रों में वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है, जिसकी वजह से वनों की उत्पादकता बनी रहती है। विशाल बाजार पाया जाता है। यहाँ पर अधिक मांग होने के कारण बाजार का पर्याप्त विकास होता है। समुचित प्रबंधन के अभाव में उत्पादकता में काफ़ी कमी आ जाती है। अधिक मांग न होने के कारण बाजार का पर्याप्त विकास न हो पाया है। पशुपालन परंपरागत प्रकार का पशुपालन
चलवासी पशुपालन, स्थिर पशुपालन। व्यापारिक पशुपालन। चलवासी पशुपालन, पशुपालक अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं। यह पशुपालन का सर्वाधिक आदिम प्रकार है। इसमें निम्न प्रकार कोटि के पशुओं को पाला जाता है, जिससे उत्पादकता में कमी आ जाती है। अतः यह जीवन निर्वाह प्रकार का पशुपालन है। इसमें कम श्रम और कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का पशुपालन मुख्यतः मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिणी सहारा के क्षेत्रों में तथा अरब प्रायद्वीपीय भागों में किया जाता है। इस प्रकार के पशुपालन से बद्दू किर्गिज जनजातियां जुड़ी होती हैं। इसी प्रकार यूरोपियन टुंड्रा क्षेत्र में लैम्प जनजाति इस प्रकार का पशुपालन कार्य करते हैं। ऋतु प्रवास। पशुपालक जनजातियां अपने पशुओं के झुंड के साथ ऋतु प्रवास करते हैं। इनके द्वारा किया जाने वाला प्रवास निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। क्षैतिज प्रवास, ऊर्ध्वाधर प्रवास। क्षैतिज प्रवास में टुंड्रा क्षेत्र की प्रजातियां शीत ऋतु में अपेक्षाकृत निम्न अक्षांशों की ओर आती हैं, जबकि वहीं ग्रीष्म ऋतु में यह पुनः ध्रुवों की ओर प्रवास करती है। ऊर्ध्वाधर प्रवास। इसी प्रकार कुर्द, गद्दी, बकरवाल इत्यादि जनजातियां ग्रीष्म ऋतु में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तथा शीत ऋतु में घाटी वाले क्षेत्रों में प्रवास करती हैं। इनका इस प्रकार का प्रवास लंबवत प्रवास कहलाता है। स्थिर पशुपालन। अधिक उर्वर मैदानी क्षेत्रों में जहाँ कृषि का पर्याप्त विकास हुआ है, वहाँ स्थिर मानव अधिवास प्रतिरूप पाए जाने के कारण इस प्रकार के पशुपालन कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार के पशुपालन में अधिकांशतः देसी नस्लों से संबंधित पशुओं को पाला जाता है। यही कारण है कि उत्पादकता कम पाई जाती है। व्यापारिक पशुपालन। यह पशुपालन का आधुनिक प्रकार है। इस प्रकार के पशुपालन में अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। इसमें पशुओं को फार्म या रेंचेज में पाला जाता है। मुख्यतः उत्तम किस्म के पशु पाले जाते हैं, अतः उत्पादकता काफ़ी अधिक होती है। इस प्रकार का पशुपालन मुख्यतः शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण प्रदेशों में किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र स्टेपी, प्रेयरी, पंपास, डाउन्स और वेल्ड से संबंधित हैं, जबकि वहीं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इस दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। शीतोष्ण प्रदेश, उष्णकटिबंधीय प्रदेश। शीतोष्ण प्रदेश में अनुकूल जलवायु, कम तापमान, कम वर्षा व पशुओं के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ कोमल एवं पोषक घास इस क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे अल्फा इत्यादि। पूंजी एवं उच्च तकनीकी की उपलब्धता पाई जाती है। उत्तम नस्ल के पशुओं के कारण उत्पादकता अधिक हो जाती है, प्रति व्यक्ति आय अधिक हो जाता है, मांग बढ़ जाता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश। अनुपयुक्त जलवायु, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु पशुओं के लिए हानिकारक होती है। चारे की कमी पाई जाती है। कठोर एवं कम पोषक घास पाई जाती है। पूंजी और तकनीक की कमी पाई जाती है। परंपरागत नस्ल के पशुओं के कारण उत्पादकता अत्यंत कम पाई जाती है। प्रति व्यक्ति आय घट जाती है, मांग घट जाता है, बाजार का आकार घट जाता है। मानव का उद्विकास। चार पैरों पर चलने वाला कपी, ओरियोपिथेकस और रामापिथेकस शिवालिक पर्वत श्रेणियों पर, ऑस्ट्रेलोपिथेकस पैरों पर चलने वाला कपी। क्रो-मैग्नन। होमोसेपियंस जो है, क्रो-मैग्नन मानव उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप के क्षेत्र में। हिंडेलबर्ग यूरोप में विकसित मानव। होमो इरेक्टस निएंडरथल। प्रतीक संचार योग्यता, अस्पष्ट श्रम विभाजन। और
होमो हैबिलस पत्थरों का प्रयोग, पैरों पर चलने वाला कपी। आग का खोज, होमो इरेक्टस, आग का खोज। निएंडरथल, अफ्रीका में विकसित मानव। होमो सेपियंस, कॉकेसाइड, मंगोलायड, निग्रोइड। प्रजातियाँ। प्रजाति एक जैविक अवधारणा है। शारीरिक लक्षणों की समानता के आधार पर मानव जनसंख्या को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। इन्हें ही प्रजाति कहते हैं। भाषा, धर्म, राष्ट्रीयता इत्यादि के साथ प्रजाति का कोई संबंध नहीं है। प्रजातीय वर्गीकरण का आधार। कद, त्वचा के रंग, आँखों का रंग, कपाल सूचकांक, नासिका सूचकांक, केश की बनावट। कद के आधार पर नाटा कद 160 सेंटीमीटर से कम, मध्यम कद 160 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर, लंबा कद 165 सेंटीमीटर से 175 सेंटीमीटर, अधिक लंबा 170 सेंटीमीटर से अधिक। कॉकेसाइड, मध्यम से लंबे कद की श्रेणी। मंगोलायड, नाटे कद से मध्यम कद। निग्रोयड, नाटे कद से लेकर अधिक लंबे कद। त्वचा के रंग के आधार पर कॉकेसाइड श्वेत, मंगोलायड हल्के पीले, निग्रोयड ब्लैक। उष्ण प्रदेशों में निवास करने के कारण। केशों के रंग के आधार पर प्रजाति कॉकेसाइड, मंगोलायड, निग्रोयड। बनावट लहरदार सीधे छल्लों के रूप में। रंग जूट के रेशे की तरह काले, घने काला। आँखों का रंग कॉकेसाइड नीली, मंगोलायड हल्की भूरी। आँखों पर फोल्ड होने के कारण आँखें पूरी नहीं खुलती हैं। निग्रोयड काली आँखें। होंठ कॉकेसाइड पतले होंठ, मंगोलायड मध्यम होंठ, निग्रोयड चौड़े अधिक मोटे होंठ। कपाल सूचकांक सिफैलिक इंडेक्स सिर की चौड़ाई अपान सिर की लंबाई गुणे 100। कॉकेसाइड लॉन्ग हेड, मंगोलायड मीडियम हेड, निग्रोयड स्मॉल हेड। नासिका सूचकांक नाजल इंडेक्स नाक की चौड़ाई अपान नाक की लंबाई गुणे 100। कॉकेसाइड लंबाई और पतली नाक, मंगोलायड चपटी नाक, निग्रोयड चौड़ी नाक। पाए जाने वाले वितरण क्षेत्र कॉकेसाइड पूरा यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कॉकेसाइड उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड आदि में। दक्षिण अमेरिका में भी सीमित जनसंख्या पाई जाती है। मंगोलायड पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत, प्रशांत महासागर के द्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह पर। निग्रोइड अफ्रीका का शेष भाग, कैरेबियन द्वीप समूह, प्रशांत महासागर के द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी अधिक पाए जाते हैं। जलवायु का प्रजातीय विविधता को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु का प्रत्यक्ष प्रभाव मानव त्वचा पर होता है। अधिक गर्म देशों में रहने वाले लोगों की त्वचा का रंग काला, जबकि ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की त्वचा का रंग श्वेत होता है। इस प्रकार जलवायु का प्रभाव मनुष्य के आँखों, जबड़ों और केश की बनावट पर भी होता है। इसी प्रकार जलवायु
अप्रत्यक्ष प्रभावों द्वारा प्रजाति विविधता को सुनिश्चित करने का कार्य करती है। जैसे जलवायु संबंधी कारक, किसी भौगोलिक प्रदेश की कृषि उत्पादकता इत्यादि की संभावनाओं को प्रभावित कर पोषण के स्तर को निर्धारित करती है, जिसका प्रभाव उस प्रदेश में रहने वाले लोगों की शारीरिक संरचना, आकार, प्रकार तथा वृद्धि पर होता है। इसी तरह जलवायु संबंधी दशाएं संबंधित प्रदेश में रहने वाले लोगों की अंतःस्रावी तंत्र तथा प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करते हैं, जिसका प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य एवं शारीरिक संरचना पर होता है। इस प्रकार जलवायु के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण प्रजातिगत विविधता की स्थिति निर्मित होती है। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। कॉकेसाइड, यूरोपियन, इंडो ईरानियन, सेमाइट एवं हेमाइट। मंगोलायड, प्राचीन मंगोलायड, आर्कटिक मंगोलायड, अमेरिकन इंडियन, इंडोनेशियन मलय, निग्रोयड, अफ्रीकन, एशियन और अमेरिकन। कॉकेसाइड, इसमें यूरोपियन सर्वाधिक संकेंद्रण यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में औपनिवेशिक देशों। कॉकेसाइड यूरोपीय क्षेत्र, नॉर्डिक एवं पूर्वीय बाल्टिक, स्कैंडिनेविया, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड आदि में। अल्पाइन, इनका प्रभाव आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र से लेकर रूस के यूराल क्षेत्र तक पाया जाता है। फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल एवं पूर्वी यूरोप के क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय कॉकेसाइड, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यूरोप का दक्षिणी भाग, अफ्रीका का उत्तरी भाग। इंडो ईरानियन, यह प्रजाति पश्चिमी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इराक के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह प्रजाति यूरोपियन कॉकेसाइड से कुछ भिन्नता रखती है, जैसे आँखों का रंग, बालों का रंग काला होता है तथा कद में भिन्नता की स्थिति देखी जाती है। सेमाइट तथा हेमाइट, इनका वितरण अफ्रीका के उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी भागों में पाया जाता है, जैसे अल्जीरिया, मोरक्को, मिस्र, यमन, ओमान, जॉर्डन आदि। मंगोलायड, इसका वितरण चीन, दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी एशिया, ग्रीनलैंड, साइबेरिया और मंगोलिया में मुख्य रूप से पाया जाता है। भारी पलकों के कारण आँखों का तिरछापन है। इसकी निम्न उप प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे आदिम मंगोलायड, निवास क्षेत्र तिब्बत, चीन, मंगोलिया, कोरिया इत्यादि रहा है। इनसे संबंधित कबीले गिलियाक, कोरियाड, बुरियाक तथा कालचुक हैं। आर्कटिक मंगोलायड, एस्किमाइड, कद कम होती है। मंगोलायड ध्रुवीय उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, अलास्का तथा साइबेरिया के उत्तरी भागों में पाई जाती है। इसके अंतर्गत एस्किमो, चुकची, तुंगस, याकुत इत्यादि कबीले प्रमुख रूप से आते हैं। अमेरिकन इंडियन, इनमें मंगोलायड के अधिकांश लक्षण पाए जाते हैं, किंतु इनकी आँखों पर फोल्ड नहीं पाया जाता है। इनके अंतर्गत इंडियन हैदा, सिमसियन तथा क्वाकिउल कबीले इसमें सम्मिलित हैं। इंडोनेशियन मलय, इनमें मंगोलायड के साथ कॉकेसाइड तथा निग्रोयड के लक्षण भी पाए जाते हैं। इनका वितरण दक्षिणी चीन, म्यांमार, थाईलैंड तथा पूर्वी द्वीप समूह में पाया जाता है। निग्रोयड, यह प्राचीनतम प्रजाति है जिसका
मूल निवास अफ्रीका महाद्वीप है। इसकी भी कई उपप्रजाति पाई जाती हैं। वनवासी निग्रो, इनकी अवस्थिति अफ्रीका में सवाना घास एवं विषुवत रेखीय वन्य क्षेत्रों के निकट पाई जाती है। इनकी शारीरिक संरचना में कद मध्यम से लंबा अधिक होता है। केश छल्लेदार और काले होते हैं। ये प्रकृति पूजक होते हैं। नियोलिटिक निग्रो, इनका वितरण तथा अवस्थिति सूडान में नील नदी के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। नांटू निग्रो मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये मध्यम कद के होते हैं। आँखें काली एवं बाल छल्लेदार होते हैं। बुशमैन, ये नाटे से मध्यम कद के होते हैं तथा इनकी अवस्थिति मुख्यतः कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। पिग्मी, इनका कद छोटा होता है तथा इनकी अवस्थिति कांगो के सघन विषुवत रेखीय वनों में पाई जाती है। इसी प्रकार एशिया में पाए जाने वाले पिग्मी को नेग्रिटो कहते हैं। एस्किमो 65 डिग्री नॉर्थ एवं इसकी उत्तरीय भागों में इनकी अवस्थिति पाई जाती है। अलास्का कनाडा का उत्तरीय तट, बैफिन द्वीप, हडसन और ग्रीनलैंड का क्षेत्र, ये मंगोलायड प्रजाति से संबंधित है। इन्यूत पूर्वी अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड। यूपिक पूर्वी रूस के उत्तरी भाग और पश्चिमी अलास्का का क्षेत्र। जीवन शैली, रेनडियर इनके पालतू पशु हैं। ये कुत्ते भी पालते हैं जो बिना पहिए की गाड़ी स्लेज को खींचते हैं। इनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली नौका कयाक कहलाती है। शिकार के लिए ये लोग लंबे तीखे भाले का प्रयोग करते हैं जिसे हार्पून कहते हैं। इनके बर्फ से बने मकानों को इग्लू कहा जाता है। इसी तरह चमड़े से बनाए जाने वाले शिविरों को ट्यूमिक कहा जाता है। इनके द्वारा पहने जाने वाले कोट को तिमियाक कहा जाता है। वर्तमान में अन्य क्षेत्रों के लोगों से संपर्क बढ़ने के कारण इनके रहन सहन और तौर तरीकों में परिवर्तन आ रहा है। एस्किमो के द्वारा एस्पेरेंटो भाषा बोली जाती है। इस भाषा पर मंदारिन और लैटिन का प्रभाव पाया जाता है। बुशमैन क्षेत्र अफ्रीका का कालाहारी वर्षा प्रजाति निग्रोयड। जीवन शैली, बुशमैन मूलतः आखेटक हैं जो 20 या इससे छोटे समूहों में रहते हैं और भ्रमण करते हैं। ये नाटे से मध्यम कद के होते हैं। इनके बाल घुंघराले होते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं। इनके वस्त्र चमड़े से बने होते हैं। इनके द्वारा धनुष, बाण तथा फेंककर मारने वाली हड्डियां एवं भाले इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इनको शान भी कहा जाता है। जनसंख्या, पॉपुलेशन, विश्व में जनसंख्या के वितरण प्रतिरूप को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। पहला, भौतिक कारक, जलवायु, स्थलाकृति, मृदा इत्यादि। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, मूल्य, रीति रिवाज एवं प्रतिमान इत्यादि। तीसरा, राजनीतिक कारक, राजनीतिक शासन प्रक्रिया, स्थिरता इत्यादि। विश्व की 60% जनसंख्या 200 मीटर से कम तथा 80% जनसंख्या 600 मीटर से कम ऊंचाई वाले भागों में निवास करती है। विश्व की कुल
जनसंख्या का 90% भाग उत्तरी गोलार्ध में एवं 10% भाग दक्षिणी गोलार्ध में निवास करता है। इसी प्रकार एशिया महाद्वीप में 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच विश्व की 50% से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार यूरोप में 40 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के मध्य विश्व की 30% जनसंख्या निवास करती है। 60 डिग्री नॉर्थ के उत्तर में विश्व की मात्र 1% जनसंख्या निवास करती है। इसी तरह कुल स्थानीय भाग के 6% क्षेत्र पर विश्व की 50% जनसंख्या निवास करती है। इससे जनसंख्या की सघनता की जानकारी स्पष्ट होती है। इसी प्रकार विश्व की 75% जनसंख्या सागरीय तट से 1000 किमी से कम दूरी पर एवं 66 डिग्री जनसंख्या एकदम सागरीय तट से 500 किमी से कम दूरी पर बसी हुई है। विश्व के लगभग 1/3 भाग शीत एवं शुष्कता के प्रभाव के कारण मानव अधिवास के लिए अनुपयुक्त नहीं है। उष्ण मरुस्थलों में विश्व जनसंख्या का प्रमुख कारण अल्प वर्षा है। इसी तरह महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का 55% से 60% भाग मानव अधिवास योग्य स्थिति में पाया जाता है। इसे ही एक्यूमीन कहा जाता है। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में मौसमी दशाओं की अनुकूलता तथा उर्वर मृदा के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। चीन की लगभग 2/3 जनसंख्या सागरीय तटीय क्षेत्रों एवं निम्न नदी घाटियों में निवास करती है, क्योंकि इन क्षेत्रों की जलवायु एवं मृदा कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होती है। इसी प्रकार मरुस्थलीय प्रभाव होने के बावजूद नील घाटी में काफ़ी सघन जनसंख्या निवास करती है। भारत में राजस्थान मरुस्थलीय प्रभाव से युक्त है, किंतु इसके उत्तरी भागों में इंदिरा गांधी नहर का प्रभाव होने के कारण सघन जनसंख्या प्रायः पाई जाती है। जावा द्वीप पर ज्वालामुखी लावा द्वारा निर्मित उर्वर मृदा क्षेत्र होने के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है, जबकि वहीं सुमात्रा द्वीप पर अनुपजाऊ मृदा के कारण जनसंख्या की सघनता कम पाई जाती है। जब जनसंख्या वितरण के दृष्टिकोण से विश्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक सघन जनसंख्या और एक सामान्य जनसंख्या प्रदेश। विश्व जनसंख्या सघन जनसंख्या प्रदेश, इसके अंतर्गत विश्व के 5 प्रदेश शामिल किए जाते हैं। यहाँ जनसंख्या का औसत जनघनत्व 100 व्यक्ति पर वर्ग किमी से अधिक पाया जाता है। इन क्षेत्रों में मानव अधिवास के लिए अनुकूल स्थितियाँ निम्न कारकों के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। तापमान, वर्षण जैसी मौसमी दशाएं, मृदा इत्यादि समापन की अनुकूलता बढ़ जाती है। जल संसाधन, ऊर्जा संसाधन
खनिज संसाधन इत्यादि। कृषि एवं पशुपालन के लिए अनुकूल स्थिति पाई जाती है। परिवहन की उपलब्धता इत्यादि। उपरोक्त संभावनाएं तथा अनुकूल दशाओं के कारण निम्न प्रदेशों में सघन जनसंख्या क्षेत्र निर्मित होते हैं। पूर्वी एशिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग इत्यादि। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। दक्षिण पूर्वी एशिया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस इत्यादि। दक्षिणी पूर्वी एशिया, म्यांमार, ग्रीनलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस इत्यादि। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस इत्यादि। छठा, उत्तरी पूर्वी अमेरिका, उत्तरी पूर्वी यूएसए तथा दक्षिणी पूर्वी कनाडा इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में विश्व की 58% जनसंख्या पाई जाती है। इसी प्रकार जारवा हांग हो बेसिन, चीन के पूर्वी तट, सिंगापुर, हांगकांग जैसे क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व 1000 पर वर्ग किमी से अधिक पाया जाता है। सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश में प्रदेश तथा इनसे संबंधित भौगोलिक स्थितियां न ही अधिक उत्पन्न अनुकूल होती हैं और न ही अधिक प्रतिकूल होती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सवाना घास के मैदानी क्षेत्र इसी प्रकार के प्रभाव से युक्त होते हैं। तीसरा, विरल जनसंख्या वाले प्रदेश। विश्व के 5 प्रदेश ऐसे हैं जहां जनसंख्या घनत्व 10 व्यक्ति पर वर्ग किमी से भी कम है। विश्व के 55% भूभाग पर 5% जनसंख्या निवास करती है। ये क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, 60 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर जाने पर विश्व की मात्र 1% जनसंख्या निवास करती है। इसके असंगति शारीरिक तथा इसके अंतर्गत आर्कटिक तथा अंटार्कटिक, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों, ग्रीनलैंड एवं साइबेरिया के क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र, विश्व के सभी मरुस्थलों, शीतोष्ण एवं उष्ण संबंधी जनसंख्या उष्ण से संबंधित जनसंख्या के मरुस्थलों में जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम पाया जाता है। महाद्वीपीय जलवायु वाले आंतरिक प्रदेश, किसी भी महाद्वीप के आंतरिक भागों में स्थलीय क्षेत्र की प्रधानता पाई जाती है। परिवहन के सीमित विकल्प होते हैं। इसके साथ ही परिवहन के सीमित विकल्प होते हैं। इसके साथ ही शुष्कता अधिक होने के कारण जनसंख्या घनत्व में कमी आ जाती है। विषुवत रेखीय धने वाला
घने वन क्षेत्र, अधिक तापमान, आर्द्रता एवं वर्षा के प्रभाव के कारण पाई जाने वाली यह उष्ण आर्द्र जलवायु अवस्था कर होती है, जिसकी वजह से जल घनत्व अत्यंत कम पाया जाता है। उच्च पर्वतीय प्रदेश, पर्वतों पर ऊंचाई में वृद्धि के साथ जनसंख्या विरल हो जाती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पाए जाते हैं। भारत में जनसंख्या प्रतिरूप, अवस्था 1। भारत में 1872 में प्रथम जनगणना का प्रयास सफल नहीं हो सका। 1881 में की जाने वाली जनगणना सफल रही, अतः यह भारत में डेमोग्राफिक इतिहास का आरंभ है। यह चरण 1881 से 1921 तक का है। भारत में आरंभिक जनगणना के आंकड़े, जनगणना 1881 में 22 करोड़ जनसंख्या, जनगणना 1911 में 23.6 करोड़ जनसंख्या, जनगणना 1919 और 20 में खत्म वाली जनसंख्या। जनसंख्या में कमी होने के कारण, पहला, सूखा, अकाल, इथोपिया महामारी इत्यादि। जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि की दर्ज की गई है, यह 0.3% रही। यही कारण है कि 1991 को भारत का ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड माना जाता है, क्योंकि इसके पश्चात भारत में कभी भी जनसंख्या का पतन नहीं हुआ। क्रमशः अवस्था दूसरा, 1921 से 51। 1951 में कुल जनसंख्या 33 करोड़ प्राप्त हुई, जो पाकिस्तान के विभाजन एवं सामुदायिक दंगों के बावजूद प्राप्त हुई, क्योंकि कुपोषण, महामारी पर नियंत्रण, दुर्भिक्ष, अकाल पर नियंत्रण इत्यादि स्थिति के कारण मृत्यु दर में कमी आएगी। अवस्था 3, जनसंख्या विस्फोट। 1951 से 81 कुल जनसंख्या 30 वर्षों में दोगुनी हो गई। 1961 से 71 में भारत की अधिकतम दशकीय वृद्धि दर 24.9% प्राप्त हुई। जन्म दर अधिक, मृत्यु दर कम। कल्याणकारी कार्यक्रमों, स्वास्थ्य योजनाओं इत्यादि महामारी घटनाएं बढ़ाती हैं। 1961 से 71 में 24.9% में भारत की अधिकतम दशकीय वृद्धि 24.9% रही। जन्म दर अधिक, मृत्यु दर कम। कल्याणकारी कार्यक्रमों, भूखमरी इत्यादि से होने वाली मौतों, स्वास्थ्य योजनाओं सहित महामारी दुर्घटनाएं निकाल देंगी। उत्तर महामारी दुर्घटनाएं कम हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में 1971 से 81 में पुनः जनसंख्या विस्फोट हुआ। कुल वृद्धि दर 24.6% बनी रही। जनसंख्या में अधिक वृद्धि दर की स्थिति इसलिए भी बनी रही क्योंकि हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न संकट संपन्न हो गया है। इसी के साथ ही ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का प्रसार हुआ। जन्म दर 45 व्यक्ति प्रति 1000 से अधिक बना रहा, जबकि वहीं मृत्यु दर घटकर 20% प्रति 1000 हो गई है। अवस्था 4, 1981 से वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई। 91 में 82 करोड़, 2001 में 100 करोड़ और 11 में 100 करोड़,
21.4 जनसंख्या वृद्धि दर, और 16.6 ये भी जनसंख्या वृद्धि दर, और 121 करोड़ 17.5 वृद्धि दर। वृद्धि दर भारत में जनसंख्या वृद्धि दर का निरंतर ह्रास हो रहा है। हालांकि यह अनुमान है कि वृद्धि दर में होने वाली इस कमी के साथ कुल जनसंख्या 2070 में स्थिर हो जाएगी। हालांकि इसके लिए पहले 2045 तक का समय तय किया गया था। जनसंख्या वितरण, जनसंख्या विस्फोट, स्थिर जनसंख्या, जनसंख्या वितरण। अति उच्च सघन जनसंख्या क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों में जनघनत्व 750 व्यक्ति पर किलोमीटर से अधिक होता है, जैसे बिहार, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश इत्यादि। आंतरिक मैदानी राज्य, तटीय राज्य। उर्वर मैदानी क्षेत्र होने के कारण कृषि उत्पादन का उच्च स्तर पाया जाता है, जिससे खाद्य सुरक्षा की स्थिति निर्मित होती है। कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ता है, जीवन लागत घटता है, अशिक्षा बढ़ती है, अनिश्चितता बढ़ता है, गरीबी बढ़ती है, जन्म दर बढ़ता है, जनसंख्या अधिक हो जाती है। तटीय राज्य, सागरीय क्षेत्रों से संसाधन प्राप्त होता है, खाद्य और अखाद्य खनिज, रोजगार एवं आय सृजन के विकल्प बढ़ जाते हैं, जीवन लागत कम हो जाती है, शिक्षा बढ़ जाता है, जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है, अनिश्चित दशाओं के कारण उत्पन्न होने वाले असुरक्षा बोध की वजह से जन्म दर में वृद्धि बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगा। उच्च सघनता वाले क्षेत्र, इन क्षेत्रों में 500 से 750 व्यक्ति पर किलोमीटर पाए जाते हैं, जैसे मध्य भारत एवं दक्षिण के क्षेत्र, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश इत्यादि। मध्यम उच्च जनसंख्या, इन क्षेत्रों में जनसंख्या 850 से 500 के 850 कह रहा हूँ, इन क्षेत्रों में जनसंख्या 250 से 500 के मध्य पाई जाती है, जैसे गुजरात, राजस्थान इत्यादि। निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र, यहाँ 100 से 250 व्यक्ति पर वर्ग किमी पाए जाते हैं, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि। अति निम्न सघनता वाले क्षेत्र, यहाँ प्रति वर्ग किमी 100 से कम लोग पाए जाते हैं, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा। प्रवसन से तात्पर्य मानव अथवा मानव समूह से है, जो किसी स्रोत से गंतव्य की ओर अस्थायी तथा अर्ध अस्थायी तत्व अस्थायी रूप से विस्थापित होते हैं, जहाँ परंपरागत सांस्कृतिक संलग्नता टूटती है एवं लोगों के द्वारा नए मूल्यों को सीखने तथा प्रतिमान के अनुसार व्यवहार करने का प्रयास किया जाता है। प्रवसन के 3 तत्व होते हैं, एक दूरी, एक उद्देश्य, एक संकेतक। दूरी, उद्देश्य और नई सांस्कृतिक अंतर क्रियाएं। प्रवसन के प्रतिरूप, परंपरागत मॉडल, आधुनिक या अन्य दृष्टिकोण। प्रवसन के आयतन का दूरी के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। पुश फैक्टर या फुल फैक्टर, आधुनिक या अन्य दृष्टिकोण में पुल फैक्टर, अर्थात छोटे समूह अधिक दूरी तक तथा बड़े समूह कम दूरी तक प्रवसित होते हैं। इसी प्रकार कुशल श्रमिकों का प्रवसन अधिक दूरी तक होता है, जबकि वहीं अकुशल श्रमिकों का प्रवसन कम दूरी तक होता है। मानव संसाधन की गुणवत्ता व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रवसन में तय की दूरी
अन्य दृष्टिकोण पुश फैक्टर प्रवसन के स्रोत, पुल फैक्टर गंतव्य क्षेत्र। प्रवसन के स्रोत से तात्पर्य जहाँ से प्रवसन आरंभ होता है। कारक आर्थिक कारक, प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय कारक बढ़ जाता है। जनसंख्या बढ़ जाती है, कार्यशील जनसंख्या, बेरोजगारी बढ़ जाती है, प्रवसन बढ़ ही रहा है। सामाजिक कारक जैसे गरीबी, बेरोजगारी। राजनीतिक कारक जैसे अस्थिरता, सीरिया, तालिबान, राजनीतिक शरण इत्यादि। पुल फैक्टर में गंतव्य क्षेत्र, उच्च श्रम दर, अधिक आय भी अधिक, बेहतर जीवन अवसर अधिक, आधारभूत ढांचे अधिक, चिकित्सा सुविधाएं अधिक, सामाजिक सुरक्षा अधिक, आर्थिक उन्नति का बोध भी वही अधिक, राजनैतिक तथा आर्थिक स्थिरता इत्यादि। भारत में प्रवसन, अंतर्राज्यीय प्रवसन। स्रोत क्षेत्र बिहार, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड इत्यादि से प्रवसन होता है। गंतव्य क्षेत्र महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली और तमिलनाडु की ओर प्रवसन होता है। मुख्य रूप से अंतर्राज्यीय प्रवसन के स्तर पर होने वाले प्रवसन का प्रतिरूप मध्य गंगा मैदान से पार मैदान की ओर पाया जाता है। गंगा से दक्षिण या पश्चिम की ओर प्रवसन का प्रभाव देखा जा सकता है। प्रवसन के प्रकार, रूरल टू रूरल। लगभग 2/3 प्रवसन इस प्रकार का होता है। कारण विवाह आधारित प्रवसन, श्रम आधारित प्रवसन। बिहार प्लस यूपी से पंजाब और हरियाणा, गुजरात से गुजरात। रूरल टू अर्बन, इस प्रकार के प्रवसन का प्रभाव कुल प्रवसन का 1/3 होता है। कारण आर्थिक अवसरों की उपलब्धता, उच्च आयतन की संभावना, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, मनोरंजन, नगरीय आकर्षण इत्यादि। अर्बन टू रूरल, इसका प्रभाव सीमित रूप से ही पाया जाता है। कारण आर्थिक मंदी और रोजगार की उपलब्धता कम रहती है। पर्यावरणीय गुणवत्ता में भी कमी आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषकों का प्रभाव कम होता है। खाद्य सामग्री इत्यादि में मिलावट इत्यादि कम होता है। अर्बन टू अर्बन, इस प्रकार के प्रमुख प्रवसन में छोटे नगरों से बड़े नगरों में प्रवास होता है। जबकि इसका प्रमुख कारण अधिक बेहतर आर्थिक संभावनाओं को प्राप्त करना तथा पूंजी निर्माण की दर का अधिक होना एवं बड़े बाजार की उपलब्धता इत्यादि जैसे कारक इस प्रकार के प्रवसन के लिए उत्तरदायी होते हैं।